कालू जी, मैंने अपना भोजन खा लिया है, तुम भी खा लो। मेरे हिस्से का भोजन रख दो, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद दाना लेने जाऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ऐसे कहता है और फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी कालू से पहले उठ जाती है। मैं ये कालू जी के हिस्से का भोजन भी खा लेती हूँ, कालू तो जंगल से ढूंढकर दाना खा ही लेगा। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी अपने पति के हिस्से का भोजन भी खा लेती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है गोरी? कालू जी, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मैंने वो भोजन खा लिया है। खा लिया है? मुझे भूख बहुत थी। तेरा पेट तो कोई पुराना कुआं है जो भरता ही नहीं है। अपना भी खा लेती हो और मेरे हिस्से का भोजन भी खा लेती हो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी बुड्ढे। सभी के पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं, तुम तो मुझे खाता हुआ देख ही नहीं सकते। मैं बुढ़ा हूँ तो तू भी जवान नहीं है, तेरे पंख भी सफेद होने लगे हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गोरी कौवी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी। नदी के पास तोता और तोती भी बैठे हुए थे। तू मेरी तोती, सुंदर सी तोती, तू मेरा तोता, सुंदर सा तोता। हरियाली, लो ये अमरूद तुम खा लो। नहीं नहीं पति जी, मेरा पेट भर गया है। गोरी कौवी तोते और तोती को प्यार से बातें करता हुआ देखकर जल जाती है। एक मेरा पति कालू है कि कभी मुझसे ऐसे प्यार से बातें नहीं करता, और ये तोता इस बड़ी चोंच वाली तोती से कैसे प्यार भरी बातें कर रहा है। मिठू जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी घर आ जाना, और हाँ, आते हुए मेरे लिए गुलाबी रंग की लिपस्टिक लेते आना। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तोते के पास आती है। मिठू, मेरे प्यारे भाई, तू इतना सुंदर है, और तेरी ये पत्नी, इसकी चोंच देखी है कितनी बुरी है। तू जवान और वो बुढ़ी तोती है। गौरी, जो भी है तो वो मेरी पत्नी ना। चंबेली तोती मेरी सहेली है, उसके पंख लाल रंग के हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ उस तोती से। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और तोता सोचों में गुम हो जाता है। मिठू जी, मेरी लिपस्टिक लाए हो क्या? तुम्हारे खर्चे मैं नहीं पूरे कर सकता, अपनी माँ से कहो वो लाए तुम्हारे लिए गुलाबी लिपस्टिक। वैसे भी तुम्हारी चोंच जितनी बड़ी है, लिपस्टिक लगाकर भी चुड़ैल ही लगती हो तुम। मिठू जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरियाली, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जाओ तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी तोती तुम्हारी बात नहीं पूछेगी। जाओ जाओ, तुम मेरी जान छोड़ दो। हरियाली गुस्से में अपनी माँ के घर चली जाती है। मिठू एक अच्छा तोता था, मगर था तो एक मर्द तोता। वो गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और चंबेली तोती के ख्वाब देखने लगता है। हरियाली तोती को रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। हरियाली, कहाँ जा रही हो? मिठू ने मुझे घर से निकाल दिया है। हरियाली, आजकल मिठू किसी चंबेली तोती के पीछे लगा हुआ है। कल मैंने उसे उस लाल रंग की तोती से बातें करते हुए भी देखा था। मैं भी अब अपनी माँ के घर में ही रहूंगी। जब तक मिठू की अकल ठिकाने नहीं आ जाती, मैं वापस नहीं आऊंगी। हरियाली चली जाती है। वाह रे गोरी, एक ही दिन में पति और पत्नी की लड़ाई करवा दी। बहुत सुकून मिलता है मुझे जब ऐसे पक्षियों की आपस में लड़ाई होती है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, ला 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 ला। ऐसे गीत गाती हुई गोरी आगे बढ़ती है। फिर दूसरे दिन तोता गोरी के घर की तरफ जाता है। दरवाजा खुला था। मिठू तोता सीधा अंदर चला जाता है। ना मुझसे दाना ला होता है और ना ही घर के काम होते हैं, ये सब तुम ही करोगे। तो फिर ऐसी पेटू पत्नी की मुझे जरूरत नहीं है। गौरी, गौरी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। चुप कर जाओ ए मिठू, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। काली शक्ल वाली, कब तू मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी? अगर मैं काली हूँ तो तू? तोता फिर से बोलता है। गौरी, मैं चंबेली से मिलना चाहता हूँ। कौन? तेरी माँ चंबेली? चल भाग यहाँ से। मैंने एक बार कहा ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है।
वही चंबेली जिसकी बात कल तुमने नदी पर मुझसे की थी। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया है। एक बार कहा ना, भाग यहाँ से, चल भाग। शर्मिंदा होकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये गौरी की बच्ची ने मुझसे क्या करवा दिया। मेरा हंसता बसता हुआ घर मेरे ही हाथों से उजाड़ दिया। बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया हरियाली को घर से निकाल कर। मिट्ठू तोता ऐसे सोचते हुए चिड़िया की तरफ जाता है। मिट्ठू तोता चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मैं गौरी कवि की बातों में आ गया था। तुम किसी तरह मेरी हरियाली मुझे ला दो। उस गंदी कवि ने मेरी और हरियाली की लड़ाई करवा दी। मिट्ठू, तुम्हें गौरी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं जाकर बात करती हूँ हरियाली से। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते से मिट्ठू तोता अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई लेता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ उस चंबेली तोती के पास जाओ। मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया है। हरियाली, शांत हो जाओ। ये सारा किया धरा उस गौरी का ही तो है। उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए मिट्ठू से भी झूठ बोला और तुमसे भी झूठ बोला। तेरी कसम हरियाली, मैं किसी चंबेली तोती को नहीं जानता। गौरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है। ये ले, मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ। फिर हरियाली तोती मान जाती है और मिट्ठू के साथ चली जाती है। मैंने तो गुस्से में मिट्ठू को यहाँ से भगा दिया, कहीं वो हरियाली को वापस ना ले आए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस मिट्ठू के हाथों से। मैं अभी मिट्ठू के पास जाती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मिट्ठू भाई, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। चलो मैं तुम्हें चंबेली से मिलवाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू तोता घर जाता है। हरियाली, गौरी आई है, उसे उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता डंडा उठा लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं। तोते, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुझे तेरे किए की सजा देने वाला हूँ। फिर गौरी कवि आगे आगे और तोता और तोती पीछे पीछे। ऐसे तोता और तोती गौरी कवि को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ऐसे गौरी कवि को उसके किए की सजा मिलती है। वो तोते और तोती को जुदा तो नहीं कर पाती, मगर कव्वे और कव्वे की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि जंगल में पूरे 1 महीने से सूरज ही नहीं आया था। ठंड की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। मिट्ठू भैया, पहले भी कई बार ठंड का मौसम आया है, मगर इतनी ठंड पिछली बार तो ना थी। कभी धूप तो कभी कोहरा, मगर अब तो कई दिनों से कोहरा जान ही नहीं छोड़ रहा। कबूतर वहाँ आ जाता है। मैं जानता हूँ इस बार ठंड क्यों ज्यादा है, क्योंकि सूरज चाचा हमसे नाराज है। सूरज चाचा नाराज है, मगर वो क्यों? शायद आप सब भूल गए, जब गर्मी के मौसम में कालू कौवे ने सूरज चाचा को बुरा भला कहा था। लो जी, आ गया सुबह सवेरे ही। इसे और कोई काम है ही नहीं, ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। सूरज चाचा जी, जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे सोने दो। रात गई और दिन आया, मैं तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आया हूँ ताकि तुम सब पक्षी अपने अपने काम कर सको। तुम सब के लिए अनाज पक जाए। मेरी रोशनी से ही फूल खिलते हैं। काम काम काम, जाओ चाचा जी, तुम अपना काम करो, हमें ऐसे तंग ना करो। उस दिन के बाद सूरज चाचा एक बार भी हमारे जंगल में नहीं आया। इसका मतलब सूरज चाचा हमसे नाराज है। जो भी हो, हमें सूरज चाचा को मनाना होगा। अगर ऐसे ही कुछ दिन और धूप ना निकली तो ठंड के कारण हमारी हड्डियाँ भी जम जाएंगी। कौन हो तुम? कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू हूँ। गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। और कौन हूँ? मगर गौरी कवि झाड़ू उठाकर कालू कव्वे को मारने लगती है। बुड्ढे कव्वे, तुम हो कौन? मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना तुम क्यों आए हो? भागकर कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है।
वो 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 गोरी मुझे मार देगी। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है। मुझे बचा लो। गोरी को क्या हुआ है कालू भैया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे हुआ क्या है। वो मुझे पहचानती ही नहीं है। ये तो बुलबुल ही बता सकती है गोरी को क्या हुआ है। मगर कालू भैया, आपकी वजह से हम सब ठंड से मर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? सूरज चाचा आपसे नाराज हैं। वो इस जंगल में धूप और रोशनी करने नहीं आ रहे, इसलिए तो ठंड इतनी बढ़ गई है। चिड़िया, मैं सोया हुआ था। जब सूरज चाचा ने मुझे जगाया तो मैं गुस्से में आ गया। उड़ती हुई बुलबुल भी फूलों के रस की बोतल लिए वहाँ आ जाती है। मैं तो आज फूलों का रस बहुत मुश्किल से निकाल कर लाई हूँ। ठंड के कारण हाथ ही काम नहीं कर रहे। अच्छा ही हुआ बुलबुल जो आप यहाँ आ गई। आप कालू कव्वे के साथ जाएं। इसकी पत्नी गोरी कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। फिर कालू कौवा बुलबुल को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। इसका दिमाग काम छोड़ गया है। कई दिन मुसलसल ठंड में रहने से इसके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो गया है। मगर अब ये कैसे ठीक होगी? बुलबुल, अगर ये जाग गई तो अभी मुझे मारना शुरू कर देगी। इसे धूप की जरूरत है। धूप जब इसके सर पर पड़ेगी तो फिर ही आपकी पत्नी ठीक होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सूरज चाचा को उस दिन बुरा भला कहता, ना आज सब मुसीबत में पड़ते। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे होते हैं। कालू, किसी तरह तुम्हें सूरज चाचा से माफी मांगनी होगी, फिर ही सूरज चाचा हमारे जंगल में धूप देगा। मैं कान पकड़कर सूरज चाचा से माफी मांग लूंगा। मगर ये तो मालूम हो कि सूरज चाचा मुझे मिलेगा कहाँ? ये बात तो बूढ़ी फाख्ता ही हमें बता सकती है। तो फिर कौन जाएगा बूढ़ी फाख्ता के पास? मैं और कालू कौवा हम जाते हैं बूढ़ी फाख्ता के पास। फिर चिड़िया और कौवा बूढ़ी फाख्ता की तरफ उड़ते हैं। बूढ़ी फाख्ता का घर दूसरे जंगल में था। चाचा जी, यहाँ पर बूढ़ी फाख्ता कहाँ रहती है? चिड़िया, वो सामने रहती है बूढ़ी फाख्ता। समय जाया किए बिना चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। अगर आपको सूरज चाचा के पास जाना है तो आपको सागर के पार जाना होगा। सूरज चाचा रात को आराम करने के लिए सागर के उस पार आता है। बूढ़ी फाख्ता जी, क्या सूरज चाचा मुझे माफ कर देगा? जुर्म कितना भी बड़ा हो, अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। कौवे भैया चलें, हमें अंधेरा होने से पहले पहले सागर के उस पार जाना होगा। चिड़िया और कौवा फिर से उड़ते हैं। सामने खुला सागर था। जहाँ तक नजर जाती नीला ही नीला सागर था। वो उड़ते हैं, कभी कौवा आगे तो कभी चिड़िया आगे। वो उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं। फिर कौवे का ध्यान सागर में एक टापू पड़ जाता है। चिड़िया, हमें थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना होगा। मेरे पंख बहुत थक गए हैं। हाँ कौवे भैया, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पानी और खाने को भी कुछ मिल जाए। वो दोनों दोस्त टापू पर जाते हैं। वहाँ बैठी हुई मैना उनका स्वागत करती है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से आगे तो कोई और टापू नहीं है। इससे आगे तो सागर का दूसरा किनारा है। मैना बहन, हमें सूरज चाचा के पास जाना है। मैना जी, हमें भूख लग गई है। क्या यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? खाने को भी मिलेगा और पीने को भी। आप मेरे साथ आए। फिर मैना उन्हें थोड़ी ही दूर एक फूलों के घर में ले जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। सच में ये बहुत सुंदर है। फिर मैना उन्हें सूजी के बने हुए लड्डू खाने को देती है, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था। दोनों दोस्त चिड़िया और कौवा मीठे मीठे सूजी के बने हुए लड्डू खाते हैं, पानी पीते हैं। कौवे भैया, अब चलें, हमें आगे जाना है। यहाँ से कुछ ही फासले पर सागर का दूसरा किनारा है। सूरज चाचा आपको वहाँ मिलेंगे। चिड़िया और कौवा मैना को धन्यवाद बोलकर फिर से उड़ते हैं। आखिरकार वो दोनों दोस्त सागर की दूसरी ओर पहुँच जाते हैं। सूरज चाचा सो रहे थे। चिड़िया आहिस्ता से आवाज देती है, सूरज चाचा, सूरज चाचा।
हाँ हाँ चिड़िया, बताओ बताओ कैसे आई हो तुम दुष्ट कौवे, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी गर्मी से तुम्हें कोयला बना दूंगा। सूरज चाचा, हम जानते हैं आप कालू कौवे से नाराज हैं और इसी वजह से आप हमारे जंगल नहीं आ रहे हैं। मुझे माफ कर दें, आप चाहें तो अपनी गर्मी से मुझे जला दें, मगर मुझे माफ कर दें। आप जंगल में वापिस आ जाएं, सब खत्म हो जाएगा, आपके बिना सब खत्म हो जाएगा। मेरी पत्नी पागल हो गई है, फूल खिल नहीं रहे, ठंड से सब मर रहे हैं। ये सब बताते बताते कालू कौवा रोने लग जाता है। फिर सूरज चाचा कालू कौवे को माफ कर देता है। तो फिर बैठे मेरे ऊपर, मुझे सब मालूम है आप बहुत थके हुए होंगे। चिड़िया और कौवा खुशी खुशी सूरज चाचा के ऊपर बैठ जाते हैं और सूरज चाचा उनके साथ उनके जंगल चल देता है। आज सुबह होने के साथ ही जंगल के सब पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि आज कई दिनों बाद उनके जंगल में सूरज चाचा आए थे और सब पक्षी धूप के मजे ले रहे थे।